हेलो स्टूडेंट्स, वन शॉट सीरीज में आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई क्या है? ह्यूमन आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि हमें विजन का सेंसेशन देता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो ऑब्जेक्ट दिखने में कैसा है, वो सारे सेंसेशंस हमारे ब्रेन को पहुंचाने का काम जो सेंस ऑर्गन करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई की कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले ह्यूमन आई में एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये कॉन्वेक्स शेप का है तो इसलिए इसका काम क्या है? लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना। अब ये लाइट रेज को कहां पर कन्वर्ज कर रहा है? इस स्पेस की तरफ, एंड दिस स्पेस इज नोन एज प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर ह्यूमन आई में प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज आइरिस। ह्यूमन आई में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज स्क्लेरा। इसी स्क्लेरा का जो मॉडिफिकेशन है वही क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया इसी स्क्लेरा के मॉडिफिकेशन से बनता है। उसके बाद जो सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज कोरोइड, और इस कोरोइड के एक्सटेंशन से बनता है क्या? आइरिस, जो कि प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है। इसी कोरोइड का दूसरा एक्सटेंशन है विच इज नोन एज सिलियरी मसल्स। इन सिलियरी मसल्स का ये सिलियरी मसल्स अटैच होती है किससे? हमारे आई लेंस से। इन सिलियरी मसल्स का काम होता है आई लेंस के शेप और साइज को रेगुलेट करना। ठीक है, जब ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आई लेंस कैसा हो जाएगा? थिन। ठीक है, पतला और लंबा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और हम दूर प्लेस ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाएंगे। वहीं अगर ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा? जो आई लेंस है वो ज्यादा ओवल शेप का हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और हम पास वाले ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर पाएंगे। ठीक है, प्यूपिल से होकर जाने के बाद ये जो लाइट रेज हैं वो इंसिडेंट होती हैं कहां पर? लेंस पर। और लेंस क्या करता है? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये क्या करेगा? लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा और इमेज फॉर्मेशन कहां करेगा? रेटिना पर। ठीक है, वैसे तो रेटिना पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस बनती हैं, बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, पर ये इमेजेस कैसी होती हैं? ब्लर्ड इमेजेस होती हैं। लेकिन कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसकी इमेज हमारी आंख पे बिल्कुल क्लियर बन रही होती है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज आंख के जिस पॉइंट पर बनती है, रेटिना के जिस पॉइंट पर बनती है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोविया और येलो स्पॉट। ठीक है, तो पूरे के पूरे रेटिना पर बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, लेकिन जो इमेज आपको सबसे क्लियर दिखाई देगी वो कहाँ बनेगी? फोविया यानी कि येलो स्पॉट पर। ठीक है, ये जो रेटिना है जिसको हम स्क्रीन ऑफ आई बोल रहे हैं, जिसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगा, इस रेटिना के पास होती हैं ऑप्टिक नर्व्स जो विजन का सेंसेशन लेकर जाती हैं कहाँ पे? ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन में जाके फिर उस ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, कलर, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड मेमोरी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट है। सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या है? सिलियरी मसल्स को आई लेंस के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, बिकॉज लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये जिस जगह से आई को छोड़कर ब्रेन की तरफ जाती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पर ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट नहीं है, इस जगह से ऑप्टिक नर्व्स आई को छोड़कर ब्रेन की तरफ जा रही हैं, तो इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट पर बनने वाली इमेज हमें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर आप ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को देखो, बाहर से आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें ये ब्लैक वाला पोर्शन क्या है? प्यूपिल। ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, सारी की सारी लाइट रे क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, वहीं ये जो आइरिस है, ये आइरिस क्या है? कलर्ड पोर्शन है, और ये कलर्ड पोर्शन किसकी वजह से है? मेलानिन पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से। और इस आइरिस का काम होता है इस प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करना। आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करना, और प्यूपिल का काम है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, उसको रेगुलेट करना। कितनी लाइट आंख के अंदर एंटर करेगी उस अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट कौन कर रहा है? प्यूपिल। ठीक है, और प्यूपिल के साइज को कौन रेगुलेट कर रहा है? आइरिस। सबसे पहले रिफ्रैक्शन कौन करवा रहा है? लाइट रेज को कन्वर्ट कौन करवा रहा है? कॉर्निया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन आई के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो मैंने आपको बताया सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा,
सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर कोरोइड, कोरोइड का ही एक मॉडिफिकेशन आइरिस, जिसका काम होता है पिपल के साइज को रेगुलेट करना। इसके बाद आइरिस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज कॉर्निया, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिसका काम है लाइट का रिफ्रैक्शन करके उनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना ताकि इमेज फॉर्मेशन हो जाए। इसके बाद आती है सिलियरी मसल्स, जिनका काम होता है आई लेंस के शेप को रेगुलेट करना। लास्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर आता है सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसका काम होता है सिलियरी मसल्स को अटैच करना आई लेंस के साथ, ठीक है, बिकॉज इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। प्यूपिल का काम क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई उसको रेगुलेट करना। रेटिना का काम क्या है, रेटिना स्क्रीन की तरह काम कर रही है तो वहां इमेज फॉर्मेशन होगा। एक्वस ह्यूमर जो है ये हमारे आई के एंटीरियर चैम्बर में, ये स्टार्टिंग वाले पोर्शन के अंदर फिल्ड फ्लूइड होता है, जिसका काम होता है कॉर्निया को और आई लेंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। वहीं विट्रस ह्यूमर जो है ये विट्रस चैम्बर के अंदर फिल्ड एक फ्लूइड होता है, जिसका काम होता है रेटिना को और आई लेंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ आई की, तो आंख काम किस तरीके से करती है। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मल्टीपल लाइट रेज निकलेंगी। ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज इमेज फॉर्म, सबसे पहले तो कॉर्निया क्या करेगी, इन लाइट रेज को कन्वर्ज करेगी कहाँ पे, प्यूपिल की तरफ। प्यूपिल का काम क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करना जो आंख के अंदर एंटर कर रही है। इस प्यूपिल से होते हुए लाइट रेज कहाँ पर इंसिडेंट होंगी, आई लेंस पर। आई लेंस क्या करेगा, इन लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा रेटिना पर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है। और जब ऑप्टिक नर्व्स रेटिना से इस इमेज को लेकर जाएंगी ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन जब इस इंफॉर्मेशन को परसीव करेगा तो इमेज को वापस से क्या कर देगा, इरेक्ट, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन इन्वर्टेड ही होता है, बट ब्रेन उसको सीधा करके परसीव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी हमारी आई के अंदर, इस तरीके से हमारी आंखें काम करती हैं। अब जो रेटिना है, रेटिना के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम शेप को और कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो रेटिना के पास दो तरीके की सेल्स हैं, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। आपको यहाँ दिख रहा होगा रेटिना का अगर हम एक सेक्शन ऑब्जर्व करें तो इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स हैं, जिसमें से कुछ सेल्स रॉड शेप की हैं, कुछ सेल्स कोन शेप की हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोन सेल्स की, तो जो कोन सेल्स हैं इनके पास एक पिगमेंट होता है विच इज नोन एज आयोडॉक्सिन। कोन सेल्स हमारी आईज को कलर का सेंसेशन देती हैं। वहीं जो रॉड सेल्स हैं इनके पास एक पिगमेंट होता है विच इज नोन एज रोडॉप्सिन, और ये हमारी आई को शेप का सेंसेशन देती है, ठीक है। तो रोडॉप्सिन पिगमेंट का काम है शेप का सेंसेशन देना। जब लाइट इंसिडेंट होगी रोडॉप्सिन पिगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा और शेप का सेंसेशन देगा। वहीं जो आयोडॉक्सिन पिगमेंट है जब वो एक्टिवेट होगा तो वो कलर का सेंसेशन देगा। रोडॉप्सिन पिगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें डिम लाइट की जरूरत होती है, मतलब कम इंटेंसिटी वाली लाइट भी रोडॉप्सिन पिगमेंट को एक्टिवेट कर सकती है, और हमें कम लाइट इंटेंसिटी के अंदर भी ऑब्जेक्ट की शेप तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए आयोडॉक्सिन को ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होती है, तो आयोडॉक्सिन सिर्फ ब्राइट लाइट इंटेंसिटी के अंदर ही काम कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर ऑफ एकोमोडेशन, व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, हमारी आईज की टेंडेंसी जिसके हेल्प से हम दूर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर पाए और पास प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर पाए, यानी कि हमारे आई लेंस की अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर पाने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। जब हमें किसी दूर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है तो हमें क्या चाहिए कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए। अब इस फोकल लेंथ को इंक्रीज कैसे किया जाएगा, जो सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स का काम क्या है, आई लेंस के शेप को चेंज करना। तो जो सिलियरी मसल्स है वो हो जाती हैं रिलैक्स। अब जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स कर रही हैं तो आई लेंस क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा और लंबा हो जाएगा, ठीक है। सिलियरी मसल्स रिलैक्स होकर अपने पोजीशन पर है तो उस टाइम पर क्या होगा, जो आई लेंस है वो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ हो जाएगी इंक्रीज, और फोकल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से आप दूर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर पाओगे। वहीं जब हमें पास प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को फोकस करना पड़ता है तो ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आई लेंस ज्यादा गोल हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, और अगर फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो आप पास प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर पाओगे। तो आई लेंस की यही टेंडेंसी जिसकी वजह से वो दूर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर पा रहा है और पास प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर पा रहा है, अपनी फोकल लेंथ बार बार चेंज कर पा रहा है, अपनी पावर ऑफ कन्वर्जेंस को बार बार चेंज कर पा रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन।
नेक्स्ट अगर हम बात करें रेंज ऑफ विजन की, तो जो हमारी आईज हैं वो कम से कम कितना डिस्टेंस देख सकती हैं, 25 सेंटीमीटर का। ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस देख सकती हैं, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम डिस्टेंस यानी फार पॉइंट इज इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें परसिस्टेंस ऑफ विजन की, यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी इमेज हमारे ब्रेन में कितने समय तक रहती है। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो उसकी इमेज आपके ब्रेन में 1/16 सेकंड यानी 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक उसकी इमेज आपके ब्रेन में रहेगी। इसी परसिस्टेंस ऑफ विजन की प्रॉपर्टी को यूज करके मोशन पिक्चर के अंदर हम वीडियोग्राफी को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक इमेज आपने देखी, अब इस इमेज को इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो आपके ब्रेन में बनी है ये 1/16 सेकंड तक आपके ब्रेन में प्रिजर्व रहेगी। अब इसके बाद क्या हुआ कि दूसरा ऑब्जेक्ट आपने देख लिया इसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो वो इमेज इस वाली इमेज के साथ रिलेट हो जाएगी, फिर तुरंत तीसरी इमेज, फिर चौथी इमेज। तो जब ये मल्टीपल इमेजेस इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में एक दूसरे के साथ रिलेट होते हुए चले जाएंगी तो आपको ये पिक्चर कैसे दिखेगी, मूव करते हुए दिखाई देगी। इसी परसिस्टेंस ऑफ विजन की प्रॉपर्टी का यूज मोशन पिक्चर में, वीडियोग्राफी में, फिल्मेटोग्राफी में किया जाता है। इसके अलावा इसी परसिस्टेंस ऑफ विजन की प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं वो जो हम बुक्स फोल्ड करके देखते थे ना बचपन में, जो मतलब अभी भी, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं पेजेस को टर्न करने पे, तो वो भी किसको यूज करती है, परसिस्टेंस ऑफ विजन की प्रॉपर्टी को ही यूज करती है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसकी इमेज हमारे ब्रेन में 1/16 सेकंड तक प्रिजर्व्ड रहती है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, हमारे सिलेबस में टोटल 4 डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। ठीक है, सबसे पहले डिफेक्ट ऑफ विजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिफेक्ट ऑफ विजन है मायोपिया, या फिर इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को दूर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो दूर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है ना, इसकी इमेज रेटिना से पहले ही फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो इंसान है उसका फार पॉइंट अब इन्फिनिटी नहीं है, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी से बहुत पास खिसक गया है, आई से एक पर्टिकुलर दूरी पर आ गया है, जिसको अब हम इसका नया फार पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो नया फार पॉइंट है इसके लिए तो इमेज प्रॉपरली रेटिना पर बन रही है, लेकिन जो एक्चुअल नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट, उसके लिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बिफोर रेटिना। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि इमेज फॉर्मेशन पहले हो रही है, कन्वर्जेंस पहले हो रहा है। हम अगर इस कन्वर्जेंस को डिले कर दें तो डिफेक्ट क्या और हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको डिले करने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, डाइवर्जेंस। और अगर हमें डाइवर्जेंस करना है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। ये कॉनकेव लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, जिसकी वजह से ये लाइट रेज जो एक्चुअल में इनफाइनाइट से आ रही थी, ये लाइट रेज अब इस ह्यूमन के नए फार पॉइंट से आते हुए अपीयर होती हैं, और जब ये लाइट रेज इंसिडेंट होंगी हमारे आई लेंस पर तो इनका कन्वर्जेंस फिर आराम से कहाँ हो जाएगा, रेटिना पर। यानी कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड था, फार पॉइंट से भी कहीं पीछे, हो सकता है इनफाइनाइट पे, हो सकता है किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर, लेकिन इस ह्यूमन के नए फार पॉइंट से पहले प्रेजेंट था। ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग हो रही है, जैसे कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो, इसके न्यू फार पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉनकेव लेंस की हेल्प से इसका ये डिफेक्ट ऑफ विजन ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉनकेव क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। तो अगर कभी आपको ये सुनने में मिले कि कोई चश्मा -2 डायोप्टर पावर का है, तो यानी कि उसको डिफेक्ट कौन सा हुआ है, मायोपिया, क्योंकि वो कौन सा लेंस यूज कर रहा है, कॉनकेव। ठीक है, अब अगर हमें कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो बाय लेंस फॉर्मूला। एक्चुअल में जो फार पॉइंट होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, इनफाइनाइट पर, लेकिन इस ह्यूमन के लिए फार पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया है, किसी एक्स डिस्टेंस पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ रखा है इसलिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पर। फार पॉइंट नया वाला कहाँ है, एक्स के डिस्टेंस पर, तो उसको भी हम कैसे लेंगे, नेगेटिव। फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है
कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/μ, यानी कि जो हमारा लेंस फॉर्मूला है। v की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -x, u की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, -इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें पता है इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 1/0, तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी, 0। 1/-x जो है उसको हमने कैसे लिख दिया, -1/x, माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट एज इट इज। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0। तो हमारा 1/f किसके बराबर आ जाएगा, -1/x के, यानी f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x। यानी कि अब जो हम करेक्टिव लेंस यूज करेंगे उसकी फोकल लेंथ फार पॉइंट के ही बराबर होनी चाहिए, वो भी नेगेटिव साइन में। अब अगर आपने फोकल लेंथ नॉर्मली कैलकुलेट करी है, ठीक है, बाय लेंस फॉर्मूला, तो आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे, लेकिन अगर आपने इस तरीके से वैल्यू पुट करी है तो यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी है। अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो आप ये पूरा तरीका इस्तेमाल करोगे, अगर आपसे सिर्फ फोकल लेंथ की वैल्यू पूछी है तो आप इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमें दिया गया है कि एक ह्यूमन का फार पॉइंट कितना था, 80 सेंटीमीटर। अब अगर उसका फार पॉइंट शिफ्ट हुआ है, फार पॉइंट तो कितना होता है, इनफाइनाइट, अगर उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर हो गया यानी कि उसका फार पॉइंट शिफ्ट हुआ है, और अगर उसका फार पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो उसको डिफेक्ट कौन सा हुआ होगा, मायोपिया, और अगर उसको मायोपिया का डिफेक्ट हुआ है तो करेक्टिव लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव। वैसे सिचुएशन में फोकल लेंथ क्या आएगी, -80, मैंने अभी आपको बताया था f इज इक्वल टू -x, जहां पे x क्या था, नया फार पॉइंट। तो पावर हमें पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 100/f, इफ f इज गिवन इन सेंटीमीटर, पावर इज इक्वल टू 100/-80, तो पावर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -5/4। यानी कि इस ह्यूमन के लिए जो करेक्टिव लेंस हमें यूज करना है उसकी पावर कितनी होगी, -1.25 डायोप्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन है हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस। इस सिचुएशन में क्या होता है कि दूर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट की इमेज तो एकदम क्लियरली बन जाती है, लेकिन नियरली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पर प्लेस्ड है उसकी इमेज हमारी आंख पे क्लियरली नहीं बन पाती, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, बिहाइंड द रेटिना। यानी कि जो नियर पॉइंट है वो दूर चला गया है, ठीक है, नियर पॉइंट दूर शिफ्ट हो गया है, इंसान पास वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बिहाइंड रेटिना। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि कन्वर्जेंस डिले हो रहा है। अगर मैं इस कन्वर्जेंस को थोड़ा जल्दी करा दूं तो फिर उस सिचुएशन में जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कन्वर्जेंस चाहिए। तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया, दिस इज द एक्चुअल नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। तो यहाँ पे जो प्लेस्ड ऑब्जेक्ट था, इससे आने वाली जो लाइट रेज है, ठीक है, इन लाइट रेज को ये कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज, और कन्वर्ज इस तरीके से करेगा कि जो लाइट रेज हैं ये इस नए वाले नियर पॉइंट से आते हुए अपीयर होंगी। ठीक है, अब जब ये यहाँ से आते हुए अपीयर हो रही है, फाइनल यहाँ से कन्वर्ज होकर लाइट रेज कहाँ पहुंची, हमारे आई के लेंस पर, और यहाँ से इसने इसको कन्वर्ज कहाँ कर दिया, रेटिना पर। यानी कि नॉर्मल ह्यूमन आई के नियर पॉइंट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर फॉर्म हो रही है, और ये लेंस उसको आते हुए कहाँ से दिखा रहा है, जैसे कि वो नए नियर पॉइंट से आ रही है। ठीक है, अब अगेन जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है दैट इज 25 सेंटीमीटर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, और जो हमारा नया वाला नियर पॉइंट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर हम करेक्टिव लेंस की निकालना चाहते हैं तो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, यहाँ -d बोल सकते हैं, v इज इक्वल टू -x, f हमें कैलकुलेट करनी है, निकालनी है अभी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, v की जगह हम क्या लेंगे, -x, u की जगह क्या लेंगे, -d। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी, xd/x -d, जहाँ पे x क्या है, नया नियर पॉइंट, d क्या है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई LDDV या 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इससे डायरेक्टली फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी, हाइपरमेट्रोपिया के करेक्टिव लेंस की। ठीक है, अब
अगेन वही चीज है, अगर आप नॉर्मली लेंस फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर रहे हो तो आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद ही ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसके लिए भी हम देख लेते हैं। अब जो ह्यूमन है उसका नया नियर पॉइंट कितना हो गया है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। अगर नियर पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो डिफेक्ट कौन सा हुआ, हाइपरमेट्रोपिया। और ऐसे सिचुएशन में करेक्टिव लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस उसने यूज किया है। F इज इक्वल टू XD अपॉन X माइनस डी, वही जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट करी तो हमें फोकल लेंथ कितनी मिल गई, 100/3। अब हमें पता है पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन F, वैल्यूज पुट करने के बाद पावर हमारे पास कितनी आ गई, +3 डायोप्टर। अगर पावर नेगेटिव में है तो यानी कि कॉन्केव लेंस यानी कि डिफेक्ट मायोपिया। अगर पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यानी कि डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। जो नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन हमें पढ़ना है दैट इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिलियरी मसल्स के वीकनिंग की वजह से कॉज होता है। जनरली इसमें हमें पास प्लेस्ड ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ह्यूमन के सामने मतलब ज्यादा पास में रखा है वो उसको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोल रहे हैं तो ओल्ड एज में हो रहा है, सिलियरी मसल्स के वीकनिंग की वजह से हो रहा है, पास प्लेस्ड ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो करेक्टिव लेंस कौन सा यूज किया जाएगा, वही जो हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम यूज कर रहे थे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया, सिंपली इसने डिफेक्ट को ट्रीट कर दिया। पर जब सिलियरी मसल्स की वीकनिंग हो रही है तो अगर इंसान को पास वाला ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत है तो उसको दूर वाला ऑब्जेक्ट देखने में भी दिक्कत होगी। तो प्रेसबायोपिया में ऐसा हो सकता है कि दोनों ही तरीके के विजन इफेक्टेड हैं, यानी कि इंसान को दूर का ऑब्जेक्ट देखने में भी दिक्कत हो रही है और पास प्लेस्ड ऑब्जेक्ट देखने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसे सिचुएशन में बाइफोकल लेंथ वाला करेक्टिव लेंस यूज किया जाता है, जिसमें ऊपर प्रेजेंट होता है कॉनकेव और नीचे प्रेजेंट होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स आपको पास प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को पढ़ने में हेल्प करेगा, हाइपरमेट्रोपिया ट्रीट करेगा, और कॉनकेव आपको दूर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को पढ़ने में हेल्प करेगा, मतलब दूर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करेगा और आपका मायोपिया ट्रीट करेगा, मतलब उसके लिए एज अ करेक्टिव लेंस काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटरेक्ट, कैटरेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें आई लेंस के ऊपर एक ओपेक कवरिंग चढ़ना शुरू हो जाती है। आई लेंस जो है उसकी परमिएबिलिटी या फिर उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से आई लेंस ब्लर होता चला जाता है और आपको क्लियर इमेज ऑब्टेन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इंसान को थोड़ा ब्लर दिखाई देने लगता है। इसका जो ट्रीटमेंट है आइदर सर्जरी के थ्रू इस फिल्म को रिमूव कर दिया जाता है या फिर इस लेंस को ही रिप्लेस कर दिया जाता है और इसकी जगह दूसरा लेंस इंसर्ट कर दिया जाता है। कैटरेक्ट को हम हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमें दो आंखें होने का फायदा क्या है। अब अगर आप देखोगे एक आंख को क्लोज करने के बाद तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया तक का ही विजन मिलेगा, ऐसे ही दूसरी आंख के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर एरिया तक का विजन मिलेगा, लेकिन जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो हमें ज्यादा एरिया का विजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो पहली बात तो जो दोनों आए हैं वो आपका फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज कर रही हैं। दूसरी चीज ये आपको स्टीरियोस्कोपिक विजन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को एकदम प्रॉपरली लोकेट करने में आपका हेल्प करती है, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाने में हेल्प करती हैं। अगर आप एक आंख से देखोगे तो आपको उस आंख के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखाई देंगे, दूसरे आंख से देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है आपको वैसे ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखाई देंगे। लेकिन जब आप दोनों आंखों से देखते हो तो दोनों आंखों की जो इमेज फॉर्मेशन है उससे ब्रेन जो इमेज परसीव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्ट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोस्कोपिक विजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट को स्टडी कर पाते हैं। जनरली ग्लास का बना हुआ होता है, इसके अंदर 2 ट्रायंगुलर फेज होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेज होते हैं। इस फिगर में भी आप देख सकते हो 2 ट्रायंगुलर फेज है और एक इधर साइड, एक पीछे की साइड और एक नीचे, 3 रेक्टेंगुलर फेज है। ठीक है,
दो ट्रायंगुलर फेज है, एक यहाँ आगे एक पीछे, और एक ये रेक्टेंगुलर, ये वाला रेक्टेंगल, और एक नीचे रेक्टेंगल, ये 3 रेक्टेंगुलर फेज होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पढ़ें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा? लाइट रे इंसिडेंट होगी प्रिज्म पर, ये नॉर्मल है। अब लाइट रे कहाँ जा रही है? एयर से मूव कर रही है ग्लास में, यानी कि रेयर मीडियम से जा रही है डेंस में, सो इट विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मूव कर जाएगी। अब जब इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, अगेन ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो सबसे पहले लाइट रे टूवर्ड नॉर्मल बेंड हुई, उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई। अगर यहाँ पर ये प्रिज्म नहीं होता तो इस इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या था? ये वाला। लेकिन इस प्रिज्म के प्रेजेंट होने की वजह से इमर्जेंट रे किस डायरेक्शन में निकल रही है? इस डायरेक्शन में, यानी कि लाइट के पाथ में क्या हो गया है? डेविएशन। ये डेविएशन जितने एंगल से हुआ है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ जिसको आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर इसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। जो एंगल इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल प्रिज्म के दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस के बीच में यहाँ पे बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एक और बात आपको याद रखनी है, जब आप बात करते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म की, तो आपको लाइट किस तरीके की चाहिए? मोनोक्रोमैटिक लाइट, यानी कि लाइट ऑफ सिंगल कलर, या तो वॉयलेट या ब्लू या इंडिगो या ग्रीन या येलो या ऑरेंज या रेड, इनमें से कोई भी एक कलर, सिर्फ सिंगल कलर की लाइट रे आपके पास होनी चाहिए। तो आप रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ऑब्जर्व करोगे। अगर आपके पास मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन वाली लाइट है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन। लाइट रेज डिवाइड हो जाएंगी डिफरेंट कंपोनेंट्स में। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिस्पर्जन, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज होगा और जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जिस लाइट रे के लिए वेवलेंथ ज्यादा है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसलिए हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम किसके लिए आएगा? वॉयलेट के लिए। मिनिमम किसके लिए आएगा? रेड के लिए। ठीक है, और सेम ही रिलेशन हमने वेलोसिटी के केस में भी पढ़ा था। तो इसी के अकॉर्डिंग, बिकॉज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्शन होता है वो भी अलग अलग एंगल पर होता है। सारी लाइट रेज के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज डिफरेंट, और इसी वजह से जो व्हाइट लाइट है वो अपने 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है और विबग्योर का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सो द ब्रेकडाउन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट का अपने 7 कंपोनेंट्स में टूट जाने का प्रोसेस ही क्या है? डिस्पर्जन है, एंड इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, अब अगर आपके पास एक प्रिज्म है, ऑब्वियसली वो डिस्पर्जन करेगा, आपको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, जो कलर्स है उनका एक पूरा पैटर्न आपको स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाएगा। पर जब हम इस प्रिज्म के आगे एक बिल्कुल आइडेंटिकल प्रिज्म लगाएंगे लेकिन उल्टा करके, तो जो एक्सपेंड ये जो पूरा स्पेक्ट्रम निकला है, इस स्पेक्ट्रम को ये क्या कर देगा? कंबाइन कर देगा, और आपको व्हाइट स्पॉट उधर स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो जो व्हाइट लाइट इधर से गई थी, ये व्हाइट लाइट ब्रेक हुई अपने 7 कंपोनेंट्स में, ये 7 कंपोनेंट्स वापस से कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बना दिया? वापस से व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन कर दिया। कहाँ पे? स्क्रीन पे। तो अगर हमें रिकॉम्बिनेशन करना है तो उसके लिए हम 2 आइडेंटिकल प्रिज्म को यूज करेंगे और उनको अपोजिट पोजीशन में अलाइन करवाएंगे। नेक्स्ट इज TIR। TIR आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको मैंने पढ़ाया था इस वजह से क्योंकि हमें रेनबो फॉर्मेशन पढ़ना था। रेनबो फॉर्मेशन में मेनली 2 फिनोमेना होते हैं, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या?
हमें पता है कि जब लाइट रे एक डेंस मीडियम से एक रेयर मीडियम में एंटर करेगी सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब जब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा ही रही है तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। आईसी का मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल। जब हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को भी एक्सीड कर जाए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, उस टाइम पर क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो नहीं सकता तो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी यानी कि वापस आ जाएगी। जितनी लाइट रे इस डेंस मीडियम से इस रेयर मीडियम में जा रही थी सारी की सारी लाइट रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको मिराज फॉर्मेशन में दिखता है, यही TIR आपको मिराज फॉर्मेशन के अंदर दिखता है, यही TIR आपको लूमिंग के प्रोसेस में दिखता है और यही TIR आपको कहाँ दिखता है, रेनबो फॉर्मेशन में। सबसे पहले जब बारिश होती है तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये किसकी तरह काम करती हैं, प्रिज्म की तरह। तो लाइट रे इंसिडेंट होगी इस वाटर ड्रॉपलेट पे, इसका हो जाएगा डिस्पर्जन, डिस्पर्जन होने के बाद होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR। TIR होने की वजह से आपको पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो रेनबो के फॉर्म में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रेनबो का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है रेन ड्रॉपलेट पे, डिस्पर्जन होगा, फिर TIR होगा, सारे के सारे कंपोनेंट्स रेनबो के फॉर्म में इस रेन ड्रॉपलेट से बाहर निकलेंगे। और अब जैसे बहुत सारी रेन ड्रॉपलेट जब ये पैटर्न शो करेंगी तो अपने आप हमें रेनबो का फॉर्मेशन दिख जाएगा। नेक्स्ट फिनोमेना इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं इसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, हर एक लेयर की अपनी एक डेंसिटी होती है। ठीक है, जैसे ही आप आउटर एटमॉस्फेयर से इनर एटमॉस्फेयर की तरफ आओगे धीरे धीरे कर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की फ्लक्चुएटिंग डेंसिटी की वजह से हो रहा है, अलग अलग लेयर की डिफरेंट डेंसिटीज की वजह से हो रहा है, इसी रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, हमें जो स्टार्स हैं वो अपनी अपरेंट पोजीशन से ऊंचे दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आते जा रहे हो वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो क्या होगा, लाइट रे जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ मूव करेगी इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल। हर एक पोर्शन को आप ऐसे सेग्रीगेट करके देख सकते हो कि ये हमारा अगर दोनों मीडियम के बीच में बाउंड्री है जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये नॉर्मल है, तो हर बार ये लाइट रे टुवर्ड नॉर्मल बेंड होते हुए जा रही है, हर बार ये लाइट रे टुवर्ड नॉर्मल बेंड होते हुए जा रही है। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके नॉर्मल की तरफ बेंड होती चली जाएगी इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। अब अगर आप इस इंसिडेंट रे को इमेजिनरली पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये आपको कहां से आते हुए दिखाई देगी, इस पोजीशन से। रियल पोजीशन स्टार की ये थी, बट जो अपरेंट पोजीशन है, जो नई पोजीशन आपको ऑब्जर्व हो रही है वो ये है। तो यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही स्टार जो हैं आपको वो उनकी अपरेंट पोजीशन से थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडवांस सनसेट, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, अगेन सेम रीजन है। सन जब इस हॉरिजॉन के नीचे रहता है तो उस टाइम तक सनसेट हुआ होता है। जैसे ही सूरज इस हॉरिजॉन को पार करके ऊपर आएगा सनराइज हो जाएगा, जैसे ही सूरज इस हॉरिजॉन से वापस नीचे चला जाएगा सनसेट हो जाएगा। जब सूरज, अभी सनराइज हुआ नहीं है, सूरज इस पोजीशन पर है, यहां से जैसे जैसे लाइट रेज मूव करी अब वापस से रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एंटर करते करते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है। लाइट रेयर मीडियम से कहां मूव कर रही है, डेंस में, तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड होगी। टुवर्ड नॉर्मल बेंड होने की वजह से जब इस ऑब्जर्वर तक ये लाइट रेज पहुंची तो इसको ये लाइट रेज कैसे आती हुई दिखाई दी, सामने से। यानी कि अभी जब सन ने इस हॉरिजॉन को क्रॉस भी नहीं किया था तो इस इंडिविजुअल को या इस ह्यूमन को ये सन कहां पे दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन से ऊपर। यानी कि जो सन की अपरेंट पोजीशन है वो इसको कैसे दिखाई दे रही है, जैसे कि सनराइज हो गया है।
सिमिलरली जब उधर की तरफ ये सन हॉरिजॉन से नीचे चला जाएगा यानी कि सनसेट हो जाएगा, उसके बाद भी इसको जो सूरज है वो दिखाई देता रहेगा, यानी कि सनराइज होने से पहले आपको दिखना शुरू हो गया था, सनसेट होने के बाद तक आपको सूरज दिखता रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। दिखाई देना आपको 2 मिनट पहले से शुरू होता है, दिखाई आपको 2 मिनट बाद तक देता रहता है। इसी वजह से जो पूरे दिन की लेंथ है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाती है। 2 मिनट पहले आपको सनराइज दिखाना शुरू हो गया, 2 मिनट बाद तक आपको सनसेट दिखता रहा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो फिनोमेना है जिसकी वजह से जो लाइट रेज है वो स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेनली डिपेंड करता है उन पार्टिकल्स पर जिनसे टकराकर लाइट रे स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल है तो उस सिचुएशन में स्कैटरिंग हो जाएगी, बट अगर मीडियम का जो पार्टिकल है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल नहीं है तो उस केस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहली बात तो लाइट की जितने भी व्हाइट लाइट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनमें ऊपर से नीचे आते आते वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ये बात मैंने आपको बताई है। वायलेट की लगभग 400 नैनोमीटर होती है, रेड की लगभग 700 नैनोमीटर होती है। अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। 3 तरीके के सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं, मिक्सचर्स हमारे पास होते हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से वो लाइट रेज को स्कैटर नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि उनका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल नहीं है। वहीं अगर हम बात करें सस्पेंशन की, सस्पेंशन का पार्टिकल साइज काफी बड़ा होता है लेकिन वो अनस्टेबल है, तो वो नीचे सस्पेंड कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो वहां पर भी स्कैटरिंग नहीं हो पाती। जबकि जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं ये मीडियम साइज के हैं, तो इनका साइज इतना बड़ा है कि ये लाइट की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट रे को स्कैटर कर देते हैं एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन या बाय द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो आपको दिख रहा है सॉल्यूशन में कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही थी, ये लेजर लाइट हमने यहाँ पर यूज करी है, कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, कोलॉइडल सॉल्यूशन में लाइट का स्कैटर होना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लाइट रे का स्कैटर होना डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पर। अगर पार्टिकल साइज छोटा है तो लाइट रे स्कैटर हो जाएगी, मतलब अगर कंपैरेबल है, अगर लाइट के कंपैरेबल है तो स्कैटर हो जाएगी, अगर लाइट के कंपैरेबल नहीं है, लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी। क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ बहुत कम है तो वो बहुत आसानी से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से भी एटमॉस्फेयर के अंदर स्कैटर हो जाती है। जबकि जो रेड लाइट है क्योंकि उसकी वेवलेंथ लंबी है तो वो बहुत इजीली स्कैटर नहीं हो पाती और लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आसानी से ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है। यही रीजन है कि आपको जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हर एक छोटे छोटे पार्टिकल से ये ब्लू लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। तो इसी की वजह से आपको आसमान नीला दिखाई दे रहा है। और क्योंकि ये रेड लाइट बहुत दूर तक जा रही है तो इसी वजह से जिस टाइम पर सनसेट या सनराइज होता है बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, रेड कलर बहुत आसानी से आप तक पहुंच पाता है क्योंकि सबसे लंबी वेवलेंथ है। सनराइज और सनसेट के टाइम पे सूरज हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, इस वजह से उस टाइम पर क्योंकि सिर्फ सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट ही हम तक पहुंच पा रही है तो इसीलिए हम उसको एकदम क्लियरली देख पाएंगे। तो इसलिए हमें सूरज और आसपास का आसमान कैसा दिखाई देता है, रेड। ठीक है, वहीं अगर हम दोपहर के समय की बात करें तो दोपहर के समय में क्योंकि सूरज हमारे बहुत पास होता है, लगभग ओवरहेड होता है, जिसकी वजह से सारे कलर कंपोनेंट्स हमारी आईज तक पहुंच पाते हैं, तो सूरज में कैसा दिखाई देता है, नियरली व्हाइट। ठीक है, क्योंकि व्हाइट लाइट हम तक आसानी से पहुंच पा रही है। इसी को समझाने के लिए मैंने आपको रेलिंग्स फिनोमेना समझाया था जिसमें हमने ये देखा था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ, यानी कि जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, जिसके लिए वेवलेंथ सबसे कम होगी उसके लिए स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। तो ये चीज आपको दिख रही है, जैसे जैसे धीरे धीरे कर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे स्कैटरिंग का परसेंटेज कम होता जा रहा है।
इसी की वजह से आपको आसमान रेड दिखाई देता है सनसेट और सनराइज के टाइम पे, और जब सन ओवरहेड होता है नून के टाइम पे 12 बजे के टाइम पे आपको जो सन है वो एकदम वाइट दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स है, इस सोर्स से हमने लाइट रेज को इंसिडेंट करवाया हमारे पहले लेंस पर, और इस लेंस ने क्या किया, सारी लाइट रेज को पैरेलली मूव करा दिया। अब यहाँ पर हमने एक कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा था, ठीक है, ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसने क्या किया, ब्लू लाइट को स्कैटर कर दिया, ब्लू लाइट यहाँ स्कैटर हो गई। आगे मूव करने वाली लाइट रेज के अंदर जो ग्रीन वाले कंपोनेंट्स थे उसको रोकने के लिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, एक कार्डबोर्ड डिस्क लगा दी, तो सिर्फ वो लाइट यहाँ से पार होकर जा पाई जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी थी, और वो जो लाइट थी वो कौन सी थी, हमारी रेड। इसलिए फाइनल इस लेंस से जब वापस से लाइट रेज कन्वर्ज होंगी तो स्क्रीन पे जो डॉट हमें अपीयर होगा, जो कलर हमें अपीयर होगा, दैट विल बी रेड। तो रेड कलर का पैच हमें स्क्रीन पर ऑब्जर्व हो जाएगा, जिससे हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। So this is all about human eye and colorful world.